हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन का जो 31,000 का सॉल्व पेपर है लोक सेवा आयोग का, उसको हम लोग देख रहे हैं। और हमने इसमें दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है। एक जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री। क्या मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने 7 जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लिया है, यानी 7 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा ये पार्ट है, ये 8वां पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो पिछली क्लासेस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से व्याख्या सहित आपको वहां पे चीजों को प्रोवाइड कराया है। जो लोग भी हमारे चैनल में आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो जाके उन क्लासेस को देख ले, उनको अधिक से अधिक वहां पे फायदा ही होगा। साथ में अगर उनको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। साथ में इस क्या है कि क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबके पास ये क्लास पहुंच सके, क्योंकि ये जो है ना, ये लगभग इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 1200 क्वेश्चन है और पॉलिटी के भी लगभग 1000-1200 क्वेश्चन है। और इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग में, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसमें कम से कम दोनों को मिला के 35 से 40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से कम 12 से 15 और पॉलिटी से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस होते ही होते हैं, जो आपके एग्जाम का यानी कि जो आपके प्रीलिम्स का कट ऑफ जो होता है ना, उसको पार कराने में काफी लाभदायक होते हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर करिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं जो हमारा पॉलिटी वाला है उसमें भी 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो भाग 1 से संघ राज्य क्षेत्र से स्टार्ट हो जाएगा। उसको फिर उसके बाद नागरिकता, मूल कर्तव्य, फिर डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय जो धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था, जिसने बताया था कि जो भारत का धन है वो कहां पे जा रहा है, वो ब्रिटेन में जा रहा है। इस बात को उठाने वाला ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति कौन था, उसकी बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें ये पहले व्यक्ति की ये बात है 2 मई 1867 की। 2 मई 1867 की बात है। और वो व्यक्ति कौन होते हैं तो दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहते हैं कि भारत का जो धन है वो भारत का शोषण करके भारत का धन जो है वो ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है, और भारत को इससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। भारत को इससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये बात कब की है तो 2 मई 1967 की। 2 मई सॉरी 1867 की। 2 मई 1867 की ये बात है। इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। क्या? धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां पे लिख लीजिए ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि इंग्लिश में है तो याद रहेगा आपको। ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये पहले व्यक्ति थे जो आर्थिक से संबंधित ब्रिटिश पार्लियामेंट में आर्थिक नीति को समझने वाले, यानी वहां पे समझाने वाले पहले व्यक्ति थे। और ब्रिटिश जो आर्थिक नीति है उसको समझने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या कहता है इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है 137। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? अफवाह सिद्धांत वही ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है। उसी की बात। उनका कहना है कि इसमें कौन सा परिभाषा जो है ना, जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा जो है ना सही तरीके से बैठता है। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है वो है भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दूसरा, तीसरा जो है
साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे, निवेश के अवसर दिए जाते थे। चौथा, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को प्रतिदिन आधिकारिक गरीब बनाया जा रहा था जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय संपदा जो थी, भारत की जो राष्ट्रीय संपदा थी, उसका एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद अथवा कुल वार्षिक जो उत्पाद होता था वो कहां पे जाता था? तो ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। इससे भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, यानी भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। इससे क्या होता था? भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था, दिन प्रतिदिन जो है वो गरीब होता जा रहा था। यहाँ के जो उद्योग थे वो क्या है कि अल्प विकसित थे और धीरे धीरे ये पतन की ओर बढ़ रहे थे। आपको पता होगा जो ये हस्तकरघा उद्योग था वो यहाँ पे बिल्कुल ही पतन हो गया था मशीनी युग के कारण, क्योंकि ये यहाँ से कच्चा माल लेकर ब्रिटेन जाते थे और वहां पे ये मशीनों के द्वारा वहां पे चीजों को, कपड़ों को बनाते थे, जो भी था, फिर उन सामान को भारत को बाजार के रूप में यहाँ पे बेचते थे और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। और उन मशीनी युग के कारण भारत के हस्तकरघा उद्योग जो था वो उनका क्या है कि सामना नहीं कर पाया, क्योंकि ये हाथ से कितना कपड़ा बनाएंगे? आप सोचिए ना, हाथ से एक कपड़ा बनाएंगे तब तक मशीन से 100 कपड़े निकल जा रहे हैं, तो कहां से आ पाएगा? पता चला आपको बनाने में 4 दिन लग रहा है, उनको 4 दिन में वो 400 कपड़े बना रहे हैं और ऊपर से आप उसको 1000 में बेचेंगे, वो 100 रुपए में बेचेंगे। तो ये सारी चीजें तो कहां पे व्यापार में वो आ पाएंगे? मार्केट में नहीं आ पाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 138। बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग। भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? छापाखाना की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138। अगर हम बात करें छापाखाना की, तो छापाखाना, अगर हम इसके आविष्कार की बात करें, इसके आविष्कार की बात करें छापेखाने की, तो इसका आविष्कार जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में किसने किया था? तो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1439 में। कब? 1439 में गुटेनबर्ग द्वारा जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार किया गया। कहां? छापे खाने का आविष्कार किया गया। और वो भी अगर आपसे एक और पूछे कि जर्मनी में किस स्थान पर, तो मेज नामक स्थान पर गुटेनबर्ग ने 1439 में छापे खाने का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का प्रथम छापाखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो बात करें इसकी, तो इसकी बात है ये 1556 की। 1556 की बात है। कहां पे? गोवा में। कहां पे? गोवा में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें क्या होता था? तो जो बाइबिल था ना, बाइबिल छपने का कार्य होता था। सिर्फ बाइबिल को छापने का कार्य किया जाता था। बाइबिल को छापने का कार्य किया जाता था। तो बाइबिल को छापने का कार्य किया जाता था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको देख लीजिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। और जो कथन ए है, अगर उसकी बात हम करें, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। ये दूसरा कारण है आर। फिर तीसरा, उसमें जो अगला है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। अब इसमें क्या है? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन हर बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है।
आपका इसमें क्वेश्चन सही होने के चांस अधिक से अधिक रहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक मालूम है, थोड़ा सा क्या है कि आपने चीजों को पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को क्या है कि हल कर ले जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए क्या पूछा है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। आपको पता होगा, हमने आपको बताया था अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ये कब लाया गया था? तो 1793 में। और ये वाला कब था? 1802। और ये कब था? 1819। अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्नवालिस था। कौन? कार्नवालिस। और इसमें कौन था? ये 1802। इसमें कौन था? तो थॉमस मुनरो था, थॉमस मुनरो। और इसमें कौन था? हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी इसमें था। ये अलग अलग स्थानों पे लागू किया गया था। जैसे अगर हम बात करें स्थाई बंदोबस्त की, स्थाई बंदोबस्त आपको पता होगा कि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और जो बनारस का क्षेत्र था उसमें, और उत्तरी कर्नाटक में स्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। दूसरा जो था हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1802 में थॉमस मुनरो के द्वारा जो लागू किया गया था। ये कहां किया गया था? मद्रास में किया गया था। बाद में ये असम में गया, उसके बाद ये महाराष्ट्र यानी मुंबई में पहुंचा था। फिर तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1829 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और अगर इसकी बात करें तो ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? तो हमारा जो मध्य भारत है यानी कि एमपी वाला, उसके बाद मध्य यूपी में, फिर उसके बाद आपका पंजाब में ये लागू किया गया था। इन जगहों पे ये लागू किया गया था। अब देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है ना राजस्व व्यवस्था लागू की थी, भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था। तो जाहिर सी बात है, पहला जो है इसने किसानों में अलग अलग वर्ग बना दिए थे। सॉरी, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की, हर जगह अलग अलग हो गया। तो जाहिर सी बात है ना, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए गए। तो इससे अलग अलग वर्ग बने। जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था? एक जमींदार होता था, जमींदार के अंदर पूरा भूमि होता है, जमींदार भूमि का मालिक होता था, वो अस्थाई बंदोबस्त में आता था। रैयतवाड़ी में क्या था कि डायरेक्ट रैयतों से क्या है कि कर वसूला जाता था, तो उसमें जमींदार नहीं था। तीसरा क्या था? महालवाड़ी, इसमें डायरेक्ट महाल अर्थात गांव से एक गांव बना दिया जाता था, वो 4-5 गांव में उसमें जोड़ दिया जाता, और एक गांव के लोग वहां से टैक्स वसूलते थे और उनसे वो लिया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि इसका ऑप्शन दूसरा भी सही हो जाएगा, अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, तो जिसकी वजह से इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 140। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? यह पूछा गया है। रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था, यह पूछा गया है। तो देखिए अगर हम रेल लाइन के निर्माण की बात करें, अगर हम रेल लाइन के निर्माण की बात करें, समय है आपका लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का समय है। और बात कब की है? ये 1853 की, 1853 यानी कि 16 अप्रैल, 16 अप्रैल 1853 की ये बात है। इस समय क्या हुआ था? बंबई, क्या बंबई, बंबई और थाने, और थाने के बीच, थाने या थाड़े के बीच प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी। प्रथम रेल सेवा प्रारंभ हुआ था, रेल सेवा प्रारंभ हुआ था कब? 1853 में 16 अप्रैल। कहां से हुआ था? बंबई और थाड़े के बीच, बंबई और थाड़े के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 140 का, 140 का आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी का है? भारत में जो रेल का विकास हुआ है वो एक हथकड़ी है। कौन से समाचार पत्र ने कहा था? सहचर ने, दैनिक समाचार चंद्रिका ने, मनोवृत्त ने, इंदु प्रकाश ने। तो हम बात करते हैं 1885 की, हम बात करते हैं 1885 की। एक समाचार पत्र हुआ करता था, समाचार पत्र हुआ करता था जिसका नाम था क्या? सहचर, सहचर उसका नाम था, सहचर। जिसने क्या है, इसने कहा था
कि भारत में जो रेल का विकास है वो एक हथकड़ी है, वो एक हथकड़ी है। किसने कहा था? सहचर नामक एक समाचार पत्रिका थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 142। भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो रेल मार्ग प्रचलित हुआ था ना, उनका प्रमुख उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य यानी कि क्वेश्चन नंबर 142 की बात कर रहा है, 142 की बात कर रहा है। वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना, वाणिज्य एवं व्यापार की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, कृषि वाले क्षेत्र को बाजार से जोड़ना। तीसरा, सैनिक समाचार को अधिक अच्छा और अधिक गतिमान बनाना। सस्ता यात्री परिवहन प्रदान करना। मैंने आपको पहला रेल लाइन जो चला था वो मैंने बता दिया कि मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था। वो सारी चीजों को मैंने बता दिया। लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था भारत का, उनको भी बता दिया। अब ये पूछा है कि इसका जो हुआ तो उसका प्रमुख उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य अगर हम बात करें तो रेल लाइन क्यों बिछाई गई थी? ताकि जो उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो था वो काफी ऊंचाई पे था, वहां पे उद्योगों का विकास हो रहा था। तो उनको क्या जरूरत थी? कच्चे माल की। वहां पे कच्चा माल कहाँ था? वहां पे कच्चा माल थोड़ी था। कच्चा माल कहाँ से चाहिए था? उनको पूर्वी देशों से। तो भारत पे उनका उपनिवेश था, तो भारत को ये लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और ये जगह जगह से क्या है कि जो कच्चा माल व्यवस्था लाते थे वो काफी इनको महंगा पड़ता था और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती थी। तो इस वजह से इन्होंने रेल लाइन का विकास किया, इस वजह से इन्होंने रेल लाइन का विकास किया। तो उससे कारण क्या हुआ कि गांव गांव से जाकर, गांव गांव से भी जो था ना, वहां से भी उनको कच्चा माल प्राप्त होने लगा और एक स्थान से वो लेकर उसको यहां से ब्रिटेन लेके जाया करते थे। उसके बाद वहां से जो माल बनता था, यानी कि जो वहां से माल, तैयार माल जो होता था, उसको लेके आके भारत में बाजार के रूप में भारत का प्रयोग करते थे, यहाँ पे बेचते थे महंगे दामों पे। तो यानी कि सीधा सा बात था, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। इनका मेन उद्देश्य ही था कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना। बाजार का मतलब कि यहाँ पे, ताकि वो उनके से क्या नाम है, जैसे कि ये सूती, यहाँ से सूती वस्त्र वाला उद्योग जो का था, सूती का था, कपास जो चाहिए होता था, नील था, अफीम था, ये सब जगह नहीं पहुंच पाते थे अगर रेल नहीं था तब, उसके पहले। बट रेल के आ जाने के कारण ना, ये जो कृषि वाला क्षेत्र था जहां पे अधिक कृषि उत्पादन होता था उससे जोड़ते थे, ताकि ये बाजार तक इनकी पहुंच हो सके और वहां से एक कच्चा माल प्राप्त कर सके। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 143। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? सांख्यिकीय अनुमान की बात कर रहा है, सांख्यिकीय अनुमान की बात कर रहा है, प्रस्तुत करने वाला कौन था? सांख्यिकीय अनुमान की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकीय अनुमान की, तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कब किया था? तो 1868 में। कब किया था? 1868 में इसने किया था। क्या किया था इन्होंने? पहली बार सांख्यिकीय अनुमान के आधार पर जो है ना, राष्ट्रीय आय का औसत प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निर्धारित किया था। किस, कौन से आधार पर? सांख्यिकीय आधार पर, सांख्यिकीय आधार पर। और डॉक्टर वीके आर राव जो थे, डॉक्टर वीके आर वी राव, डॉक्टर वीके आर वी राव, ये जो थे ना, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर जो है ना, वो औस प्रति व्यक्ति आय निर्धारण किया, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया। किसने? डॉक्टर वीके आरवी राव ने किया था। डॉक्टर वीके आरवी राव ने 1925 से 29 के बीच में, 1925 से 29 के बीच में बोल सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपसे सांख्यिकीय आधार पे पूछे तो दादा भाई नौरोजी, वैज्ञानिक आधार पे पूछे डॉक्टर वीके आरवी राव को आप लोग नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर
144, क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सर्वाधिक जो पूंजी निवेश किस क्षेत्र में हुआ? सर्वाधिक जो पूंजी निवेश था ना, किस क्षेत्र में हुआ था? पहला ऑप्शन चाय कॉफी और नील में, दूसरा रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी में, तीसरा जो था सूती कपड़ों में, चौथा जो था जूट मिलों में। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, तो जाहिर सी बात है रेलवे बैंकिंग जहाजरानी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी में सबसे ज्यादा निवेश किया गया। भारत में सबसे ज्यादा निवेश इसी क्षेत्र में किया गया, क्योंकि इसके माध्यम से ही तो क्या नाम है, यहाँ पे वो अधिकार जमा रहे थे। रेल के माध्यम से ही तो क्या नाम है कि इन्होंने कच्चे माल को अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया और उसको जाके वहां पे ये लेके गए थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पूंजी निवेश इसी क्षेत्र में होता था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 145। दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा था? आपको मैंने बताया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कि 2 मई 1867 में ये ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पे इसके बारे में ये बात करते हैं। तो ये पूछा है कि कौन सा लेख था जिस लेख के माध्यम से इन्होंने क्या है कि धन निष्कासन सिद्धांत को अपनी ओर के मतलब प्रतिपादित किया था, सिद्धांत को और ध्यान खींचा था। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया पहला ऑप्शन, इकोनॉमिक पॉवर्टी तीसरा, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुके, 1 बजे जाना है वहां पे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 146 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, ये दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। ये कथन किसका था पूछा गया है, ये कथन किसका था, इस कथन को किसने कहा था ये पूछा गया है। अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर इनका जन्म जो कब हुआ था, तो 1856 में बंबई में इनका जन्म होता है। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने दो पत्र थे, एक का नाम था मराठा, जो कि अंग्रेजी में था, और दूसरा था केसरी, जो किसमें था, मराठी में था, मराठी में था। और अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो इनकी जो मृत्यु है ना, वो मृत्यु हो जाती है कब, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक क्या नाम है कि कथन बोला था, यानी कि एक कोट बोला था, एक नारा दिया था, क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपसे पूछ सकता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसकी अगर आपसे भाषा कभी पूछे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर ने किस भाषा में दिया था, तो बात करेंगे मराठी में। किसमें, मराठी में ये दिए थे, मराठी में
ये दिए थे। अगर हम इनकी बात करें, इनकी एक किताब है जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य की बात करें तो गीता रहस्य इन्होंने कब लिखा था, जो कि भगवत गीता है उससे व्याख्या किया था। तो गीता रहस्य, गीता रहस्य क्या बोला था, गीता रहस्य ये कब लिखा था इन्होंने, तो इनको कहां पे लिखा था, तो ये जब मांडले जेल में बंद थे वहां पे इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। गीता रहस्य लिखा था। ये कुछ सामान्य चीजें थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में, कुछ सामान्य चीजें थी बाल गंगाधर तिलक के बारे में। भारतीय अगर हम बात करें, इनको अंग्रेजों ने एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग, यहां पे अंग्रेजों ने अशांति का जनक बोला, अशांति का जनक बोला था, अशांति का जनक। अगर आपसे कभी पूछ ले कि अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें रही। और जो हमने यहाँ का जो आंसर है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, या दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी जब हम देखेंगे आगे तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरी जानकारी बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 147। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी के सिद्धांत की ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में भर्त्सना किया था। अब देखिए वही बात पूछा है, 147 की बात कर रहा है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैंने आपको बहुत बार बताया, तो इस पे क्या नाम है, इसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आप यहाँ पे दादा भाई नौरोजी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ, यानी कि जो भारत से इंग्लैंड के लिए जो धन का निष्कासन था वो किसके बाद आरंभ हुआ था। अस्थाई भूमि बंदोबस्त के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, मैसूर विजय के बाद। जाहिर सी बात है, आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोगों ने पीछे वाली क्लास को देखा होगा तो हमने आपको बताया था बक्सर का युद्ध मैंने बताया था। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें, बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1764 में। कब हुआ था, 1764 में। इसमें तीन संयुक्त सेना थी। एक कौन था, बंगाल का नवाब। दूसरा कौन था, अवध का नवाब। तीसरा कौन था, मुगल बादशाह। ये तीन लोग थे। उसमें कौन था बंगाल का नवाब उस समय, तो मीर कासिम था, दूसरा कौन था, अवध का सुजाउद्दौला। तीसरा कौन था, शाह आलम द्वितीय ये था। और इसके विरुद्ध में कौन था, वर्सेस किससे हुआ था, तो अंग्रेजों से हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों से हुआ था। इसमें अंग्रेजों द्वारा इन तीनों संयुक्त सेना को हरा दिया जाता है, और दो संधि होती है। दो संधि कौन सी थी, तो प्रथम इलाहाबाद की संधि और द्वितीय इलाहाबाद की संधि। जो प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है वो किसके बीच होता है, अंग्रेजों और जो हमारे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है उनके बीच होता है। और दूसरा जो इलाहाबाद की संधि है ये 12 अगस्त को होता है, 12 अगस्त 1765, और ये 16 अगस्त 1765 को होता है दूसरा इलाहाबाद की संधि। तो इसमें जो पहला इलाहाबाद की संधि थे, इसमें क्या होता है, इसके तहत जो अंग्रेज थे उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तीनों में क्या हो जाता है, दीवानी प्राप्त हो जाता है, दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस वजह से इनको यहाँ पे दीवानी प्राप्त हो जाता है बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद। और इसमें पूछा है कि भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन आरंभ हुआ, तो इसका आंसर यही हो जाएगा जब इनको दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया। तभी से ये क्या नाम है, यहाँ से भारत से धन का निष्कासन होने लगा था। कब से, 1764 से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 149। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, जो पहली
पुस्तक है उसका लेखक कौन है, पूछा है उसका लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, और क्या नाम है, सुरेश चंद्र बनर्जी और रमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। एक किताब है भारत का आर्थिक विकास, क्या, भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, ये क्या है, ये पुस्तक का नाम है, ये पुस्तक का नाम है। अगर हम बात करें इस पुस्तक की तो इसमें पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था, क्या, लेखक कौन था, तो इसके लेखक कौन थे, तो रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त जो थे इसके लेखक थे। इन्होंने इसको लिखा कब था, तो लिखा था 1902 में, कब, 1902 में। ये प्रथम पुस्तक है, ये प्रथम पुस्तक है जो आर्थिक इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसका नाम है भारत का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास, ये पुस्तक का नाम है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त हो जाएगा। आर एस दत्त भी लिखा रहता है, आर एस दत्त भी लिखा रहता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 150, विटले कमीशन का संबंध था, देखिए विटले, विटले कमीशन का संबंध था, पूछ रहा है श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से, किससे, सिविल सेवा के पुनर्गठन से था। तो इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध श्रम से था, श्रम से था। ये बना कब था, पूछ रहा है कि विटले कमीशन जो था, विटले कमीशन जो था ये बना कब था, तो ये बना था 1929 में, 1929 में ये कमीशन बना था। कब, 1929 में ये कमीशन बना था। ये क्या है कि जो एक 1936 का, एक जो 1936 का मजदूरी भुगतान अधिनियम है, क्या, 1936 का मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है, मजदूरी भुगतान अधिनियम जो 1936 में बना था, उसके लिए सहायता प्रदान किया था, एक तरह से सिफारिश प्रदान किया था, एक तरह से सिफारिश दिया था, उसी का सिफारिश था। 1929 में ये बना था, किससे संबंधित है, तो श्रम से संबंधित है। तो ये था 150 क्वेश्चन। अब हम लोग आज क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अभी इसमें लगभग 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस टॉपिक में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे एक काम आ गया है, तो मुझे बाहर जाना है, तो जिस वजह से ये क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। 15 क्वेश्चन आगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा क्लास का टाइमिंग भी ज्यादा हो जा रहा है, मुझे लगता है कि 35 से 40 मिनट का क्लास हो गया, 35 मिनट का क्लास तो हो ही गया होगा। अगर 15 मिनट 15 क्वेश्चन और करेंगे तो ये क्लास हो जाएगा वो 1.5 घंटे का हो जाएगा। इस वजह से क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग फिर से पार्ट 2 इसका देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो भी लोग, मैं बता दूं, पहली बार हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। साथ में बेल आइकन दबा के रखें, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है उनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे यहाँ पे, क्या नाम है, मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको मैं अपना नंबर दे दूं तो 99841960 और 73, 9984196073, ये मेरा नंबर है। आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, क्या, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं। 9984196073 ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है। कॉल मत करिएगा, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे, तो मैं यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।